आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सबका यूपीपी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा और जिनका सेकेंड शिफ्ट में है उनका भी एग्जाम बहुत अच्छा हो, इसके लिए ऑल द बेस्ट। तो जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आपका हुआ है वो 23 अगस्त शिफ्ट 1 में आपका एग्जाम हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज का जो एग्जाम हुआ है शिफ्ट 1 का, उस एग्जाम के पेपर की हम एनालिसिस करेंगे और सबसे पहले सबसे सटीक एनालिसिस आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। राइट, पूरा पेपर एक साथ हम एनालाइज करेंगे और सही आंसर्स को जानेंगे और आप इसे अपना मैच करके अपने स्कोर को जान सकते हैं कि कितना आपका स्कोर हुआ, और अपने स्कोर को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, सो दैट उसी बेसिस पे हम क्या बना सकते हैं, कट ऑफ का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ का प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं, तो ये चीजें बिल्कुल ना भूलें आप। ठीक है, 23 अगस्त शिफ्ट 1 की एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। यूपीपी का एग्जाम है कांस्टेबल का, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, रीजनिंग और मैथ को हम बाद में करेंगे, पहले हम हिंदी को और जीएस को करेंगे। ठीक है, तो जो इसमें इस एग्जाम पेपर में जो पेपर हमारे पास पहुंचा है इस सेट का, इसमें जो हिंदी है वो आपका 58 नंबर क्वेश्चन से है। तो पहले हम हिंदी को करेंगे, फिर जीएस को करेंगे, फिर रीजनिंग और मैथ्स को करेंगे। पूरा पेपर एक साथ करेंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। बिना किसी बकवास के सिर्फ और सिर्फ काम की बात पे ध्यान देंगे और सिर्फ पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। अगेन, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर बेल आइकॉन पे प्रेस नहीं किया है तो जाकर बेल आइकॉन पे भी प्रेस करें, सो दैट जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगी तुरंत आप तक वो वीडियो पहुंचेगी। एंड यस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आ जाएंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 58 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 पे आएंगे। जल्दी जल्दी से पहले हम कर लेंगे हिंदी और रीजनिंग, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आपका होगा पहले करेंगे हिंदी और आपका जीएस, उसके बाद रीजनिंग एंड मैथ्स करेंगे। ठीक है, तो 58 नंबर क्वेश्चन जो है, ये 58 नंबर क्वेश्चन से क्या है, हिंदी आपका स्टार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हिंदी को सबसे पहले करेंगे। जो क्वेश्चन है वो 58 नंबर से स्टार्ट है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट है। तो हिंदी से हम शुरू करेंगे और हिंदी से शुरू करके हम जाएंगे सीधे फिर जीएस पे, और जीएस के बाद हम जाएंगे रीजनिंग, उसके बाद हम मैथ्स को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, जो कि है यूपीपी के एग्जाम की एनालिसिस, जो कि 23 अगस्त शिफ्ट 1 का पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 58 जो कि आज के हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको पंक्तियां दी हुई हैं और इसमें आपको रस बताना है। तो पंक्ति है आपकी, एक ओर अजगरही लखी एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो इसमें कौन सा रस है? तो इस पंक्ति को पढ़ते ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें क्या है, इसमें आपका भयानक रस है। ठीक है, इसमें भयानक रस है आपका। निम्न सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 59 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। तो अलंकार दो टाइप के होते हैं, आपको पता है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तो इनमें से शब्द अलंकार कौन सा नहीं है? शब्द अलंकार आपका रूपक अलंकार नहीं है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसने बी लगाया है उसका बिल्कुल भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे श्र, जैसे ज्ञ। ठीक है, संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे छ, जैसे त्र। ठीक है, चलिए खैर यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है। थोड़ा बताना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है जो अगली शिफ्ट है अभी आपकी दोपहर की, उसमें पूछ ले आपका ता और रा दे दे और कहे कि इससे कौन सा संयुक्त व्यंजन बनता है, तो आप त्रा बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा बताना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द युग्म का अर्थ हमें बताना है। अगम और आगम। देखिए, अगम ऐसी चीज होती है जो दुर्लभ होती है, जहां तक आप नहीं पहुंच सकते, और आगम का मतलब होता है किसी चीज की उत्पत्ति, किसी चीज का ओरिजिन। तो ये आपका जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दुर्लभ और उत्पत्ति, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें, दुर्लभ और उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है? मतलब इनमें से मूक का अर्थ कौन सा नहीं है? तो मूक मतलब कि शांत रहने वाला। ठीक है, शांत होगा इसका, गूंगा भी होगा, और चुप रहने वाला भी मूक होता है। लेकिन विवश, विवश इसका सही अनेकार्थ शब्द नहीं है। तो विवश जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, विवश इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें हुआ है? ठीक है, किस वाक्य में निजवाचक का? तो निज में क्या होता है? तो आप, आपका, ठीक है, ये सब होता है। तो इस हिसाब से आपका आप भला तो जग भला, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
आसान पेपर था, क्वेश्चन का आपका लेवल कहें हिंदी में तो इजी लेवल है आपका, ठीक है, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। यस, ये थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है। तो देखिए इतना अगर पूछा होता क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, तो भी वो एक इजी कैटेगरी में आ जाता, बट यहाँ पर पूछा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये जो है ये आपके जो है पहले भाग का है, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट पार्ट का है, पहले भाग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65 कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो हिंदी भाषा के लिए जो पहला साहित्य अकादमी है वो 1955 में किसको मिला, ये मिला माखनलाल चतुर्वेदी जी को। किस रचना पे मिला, तो ये मिला था इन्हें हिम तरंगिणी पे, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट वालों से ये पूछ लिया जाए हिम तरंगिणी के बारे में या कब मिला था ये पूछ लिया जाए, तो ये गलत नहीं करना है, गलत नहीं करना है, ठीक है, एक्स्ट्रा भी जानते चलना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वायोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। वायोवृद्ध, तो वायोवृद्ध यह एक विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है, विसर्ग संधि का है। और डी ऑप्शन जो है आपका वयः प्लस वृद्ध, ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है वयः प्लस वृद्ध। देखिए स्वर संधि व्यंजन संधि ना पूछ के सीधे विसर्ग संधि पूछ लिया है, तो विसर्ग पे हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो अगर नहीं दिया है तो आगे आने जिनके आगे शिफ्ट में एग्जाम है वो थोड़ा ध्यान दें। नेक्स्ट है 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। तो 2019 का जो साहित्य अकादमी है वो दिया गया आपका नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य करेक्ट ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए। नंद किशोर आचार्य जी को क्या मिला, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है देश प्रेम में कौन सा समास है, समास पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए देश प्रेम का जब आप विच्छेद शब्द विग्रह करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम, ठीक है। तो आपको पता है कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें कारक की आठों विभक्तियां जिसमें से पहली और आठवीं छोड़कर जो बीच की 6 हैं उससे हम क्या करते हैं, विग्रह करते हैं और समास बनाते हैं। तो तत्पुरुष समास का ये एग्जाम्पल है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, अपादान के से अलगाव संप्रदान के लिए, ठीक है। तो के लिए वाला है देश के लिए प्रेम, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है जुबान पर लगाम ना होना, इसका अर्थ क्या है, बहुत ही आसान, जुबान पर लगाम ना होना मतलब सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना, ठीक है, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना, अपना आपको बहुत ज्यादा बोलता हुआ दिखाना, ठीक है, हर वक्त बोलते हुए दिखाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का, तो देखिए अमृत का सोम भी होता है, अमीय भी होता है, सुधा भी होता है, लेकिन क्षीर नहीं होता है। क्षीर किसका होता है, क्षीर आपका दूध का होता है, ठीक है, दूध का होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका कौन सा वर्ण दंत नहीं है, जिसका उच्चारण दंत से नहीं होता है, ठीक है। तो द भी है, ता था द ध न, ये सब आपके ता था द ध ये आपके दंत हैं, लेकिन ट जो है आपका ट वो नहीं है, वो दंत नहीं है। नेक्स्ट है आपका मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल है, ठीक है, मैंने आम खा लिया है तो मतलब अभी अभी खाया है, खा लिया है मतलब वो हो तो भूतकाल गया, लेकिन अभी अभी खाया है तो वो आसन्न भूतकाल हो जाएगा, ठीक है, आसन्न भूतकाल। देखिए हर टॉपिक को टच किया गया है, चाहे वो काल का हो, चाहे वो आपका पर्यायवाची का हो, चाहे वो आपका शब्द स्वर व्यंजन का हो, ठीक है, या आपका देखिए यहाँ पे समास का हो, ठीक है, रचनाएं हो, पुरस्कार हो, हर एक टॉपिक को टच करने की कोशिश की गई है, ठीक है, इसलिए हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। किसी एक में आस्था रखने वाला, तो किसी एक में आस्था रखने वाले को कहते हैं अनन्य। ये हो गया वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द में से भी क्वेश्चन आया, तो इसका मतलब हर एरिया को टच करने की कोशिश की गई है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं, ठीक है। तो शब्द है धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका, ठीक है। तो प्रत्यय बताने हैं, तो धमाका में आपका क्या है, आका, आका, ठीक है, धमाका में आका है। चाकू लड़ाकू में आपका आकू है, ठीक है, और उड़ाक में आपका आक है, और छिलका में आपका का प्रत्यय है, ठीक है।
का है, तो ये देखिए कहाँ मिल रहा है, आका, आकू, आक और का। तो आका, आकू, आक और का ए में मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य बताना है। तो मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट है वो मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका ए है। नेक्स्ट है आपका सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए, ठीक है। जो एक वचन में आपके यूज होते हैं, ठीक है, एक वचन में उनका प्रयोग होता है। तो देखिए प्राण निकल गए बहुवचन में यूज होता है, होश उड़ गए, हस्ताक्षर लिए गए, ये सारे ही आपके बहुवचन हैं। तो बचता है आपका ऑप्शन ए, वर्षा और जनता। नहीं तो आप इसका शब्द इसका सेंटेंस भी बना सकते हैं और सेंटेंस बनाकर भी देख सकते हैं। हालांकि प्राण, होश, ठीक है, आंसू, हस्ताक्षर, ये आप सभी को पता होगा कि ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है। राजा शब्द के लिए, तो राजा शब्द के लिए क्या है, राजा कहते हैं हम नरेंद्र को, कहते हैं ना नरेंद्र को, नरेंद्र। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप हमें बताना है, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर भी है, एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। पहला है भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेकों जातियां हैं, ये गलत हो जाएगा। भारत में अनेक जाति हैं, जाति नहीं, ये तो सिंगुलर हो गया, तो प्लूरल के साथ प्लूरल होगा, ये गलत हो जाएगा। भारत में अनेकों जाति हैं, ये भी आपका गलत है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भारत में अनेक जातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्मय बोधक चिन्ह है। तो देखिए हो सकता है कि अगले शिफ्ट में आपसे विस्मय की जगह आपसे अल्प विराम पूछ ले, पूर्ण विराम पूछ ले, इति श्री का चिन्ह पूछ ले, ठीक है। तो आपको बताना, ये सारे आपको याद रखने होंगे, ठीक है। जैसे ये योजक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है, ये अल्प विराम का चिन्ह है, ठीक है। तो विस्मयादि बोधक कौन सा है आपका, विस्मयादि बोधक यहाँ पर देख लीजिए आप, विस्मयादि बोधक है आपका ये वाला, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी साइन पूछ रहा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह पूछ रहा है। नेक्स्ट है किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा वह और अच्छा है वह भी आ जाए, तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो देखिए अच्छा विशेषता, स्थान की विशेषता बता रहा है, ठीक है, कि स्थान अच्छा है और बहुत अच्छा। तो ये अच्छा की विशेषता देखिए, ये विशेषण है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे विशेषण है, लेकिन इसकी भी विशेषता है कि ये बहुत अच्छा है, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है। ये प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण होते हैं। तो इस तरीके से ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर विशेषण की तरह यूज हुआ है, यह स्थान बहुत अच्छा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेम सागर के रचनाकार हैं। बहुत ही इजी, बहुत बार हमने इसको पढ़ा है कि लल्लू लाल जो हैं वो प्रेम सागर के रचनाकार हैं, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में आपका ठेले पर हिमालय आ जाए, या आपका खिलौने वाला आ जाए महादेवी वर्मा जी की रचना, या झांसी की रानी महादेवी वर्मा जी की रचना, या पुष्प के अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये इजी वाले थोड़े से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है, ठीक है। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक बताना है हमें, अनावर्त, ठीक है। तो अनावर्त का समभिन्नार्थक क्या होता है कि ना दोहराया हुआ, ठीक है, जैसे दोहराया नहीं है, अनावर्त, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, हमें बताना है कि पुल्लिंग कौन सा शब्द है, ठीक है। तो देखेंगे रीति निभाई गई, क्षमा प्रदान की गई, घटना घट गई, ये सब स्त्रीलिंग है। जबकि क्षेत्र या क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर ये वाक्य बनाए तो देखिए पुल्लिंग है, आपका क्षेत्र जो शब्द है वो पुल्लिंग है, राइट। नेक्स्ट है वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, ठीक है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें कौन सा काल है, ठीक है। वह आई हो तो, आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना, तो दे देना मतलब अभी दी नहीं गई है, तो ये भविष्य हो जाएगा, ठीक है। नहीं, दे देना मतलब कि देनी है, ठीक। तो वर्तमान में ये हो जाएगा वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, ठीक है। तो ये जो है आपका संभाव्य वर्तमान में आ जाएगा कि अभी वर्तमान काल में आपको पता है कि जो घटना घट रही है, तो आई है तो दे देना, ठीक है, आई है तो दे देना, तो संभाव्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है अशोच और अशौच का शब्द का सही युग्म हमें चुनना है। तो अशोच
और अशौच, ठीक है। अशोच होता है जो बिना सोचे किया गया हो, और अशौच का आपको पता है कि जो अशुद्ध हो, तो ये बिना सोच के और अशुद्धि, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है आग लगने पर कुआं खोदना, ठीक है। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? आग लगने पर कुआं खोदने का मतलब होगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ठीक है। संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मतलब पहले से नहीं आपने कोई स्ट्रैटेजी बना के रखी है, और अब जब मुसीबत आ गई है तो आप जो है आग लगने पर कुआं खोद रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है, तो सरलता से पढ़ा जा सके, पढ़ने वाली चीज को हम पाठ्य कहते हैं, और सरलता से तो क्या हो जाएगा? सुपाठ्य, ठीक है। सुपाठ्य आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है हमें बताना है, ठीक है। तो प्रभाव, ओढ़ना, अपवाद या पराजय, ठीक है। तो उपसर्ग इसमें प्र है, इसमें अप है, और इसमें परा है, पर है, और प्र है, लेकिन ओढ़ना में ना प्रत्यय है, इसमें उपसर्ग नहीं है, ओढ़ना में ना प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट है समास का शाब्दिक अर्थ है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त, ठीक है, संक्षिप्त। चलिए नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 90 से 94 तक जो है वो गद्यांश के प्रश्न है, तो चलिए पढ़ लेंगे। और गद्यांश के प्रश्न का सीधे मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ठीक है। सीधे मैं आंसर बता देती हूँ, एक सेकेंड, सीधे आंसर बता देती हूँ। 90 से 94 क्वेश्चन हमें देखने हैं, एक सेकेंड, 90 से 94, तो ये है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 90 है, चलिए एक बार गद्यांश पढ़ ही लेते हैं। ये रहा गद्यांश आपका, ठीक है। तो गद्यांश है कि शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव समाज को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिसे जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है, तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोटक को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण में अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा पैसेज था। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, ठीक है। देखिए जीवन को अप्रत्याशित, साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर साहित्य, धर्म, कला, मानव चेतना नहीं है तो वो सर्वांगीण नहीं है, वो एकांगी विकास है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब तक व्यक्ति की, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पर एक आप ये देख रहे हैं कि व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है, तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है, ठीक है। तो ये विज्ञान है, अणु विस्फोट को मानवतावादी मर्यादा तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक क्या नहीं होता है कि क्षुद्रता जब तक राष्ट्र की जब क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है, ठीक है। जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, ठीक है, तब जो है आपका विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, ठीक है। ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इतना शंकालु है, क्यों शंकालु है बताना है हमें, ठीक है। क्योंकि उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। देखिए यहाँ लिखा भी है, ठीक है। देखिए शंकाग्रस्त है। देखिए स्वामी मानव आज के अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है, मतलब अपने पर उसे भरोसा नहीं है,
ठीक है, तो उसका आत्मविश्वास लुप्त हो रहा है, इसलिए उसका वो शंकालु है, शंका में है, ठीक है, शंकाग्रस्त है। नेक्स्ट है हमारी विज्ञान रहित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, ठीक है। तो हमारी विज्ञान रहित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है आपकी एकांगी विकास हो रहा है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि साहित्य, धर्म, कला ये सब नहीं विकसित, मतलब मानव मूल्य और नैतिक मूल्य एक साथ विकसित नहीं हो रहे, तो हमारा एकांगी विकास हो रहा है, क्योंकि हम साइंस ओरिएंटेड सोसाइटी बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? तो जब नैतिक मूल्य आत्मिक मूल्य को विकसित करे, तो क्या होगा, आपका जो मानव जीवन है वो भस्मासुर बनने से रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट था। ये आपके पैसेज के 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। पैसेज के 4 क्वेश्चन थे, 9 नहीं 5 क्वेश्चन थे, 90, 91, 92, 93, 94, 90, 1 2 3 4 5, यस 5 क्वेश्चंस थे आपके पैसेज के। तो इस तरीके से हिंदी का पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। हिंदी का पार्ट बिल्कुल आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम आएंगे जीएस के पार्ट पे, ठीक है। जीएस का पार्ट पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैथ्स रीजनिंग पे जाएंगे। तो चलिए आ जाते हैं जीएस के पार्ट पे। जीएस के पार्ट में आएंगे हम, ये आ गया हमारा जीएस का पार्ट, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 113 से स्टार्ट है हमारा जीएस का पार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा जीएस में, हमारा पहला क्वेश्चन है कि द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? भाई कोई विदेशी बुक आ गई है। खैर देखिए, 2-4 क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे, ठीक है, हर शिफ्ट में आएंगे, जो बिल्कुल लगेगा कि ये हमारे आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है। खैर इसका जो करेक्ट आंसर है वो नथालियन हॉथॉर्न है, ठीक है, हॉथॉर्न है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, द स्कारलेट लेटर जो है इन्होंने लिखी है बुक, ठीक है। अगर आपने लगाया है, टिक किया है, तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है आपका, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है? स्ट्रीक्स, देखिए फेसबुक यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो आपको पता होगा कि इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता है। लेकिन जो स्नैपचैट यूज करते हैं, जो आजकल लगे रहते हैं स्नैपचैट पे फिल्टर के लिए और चैटिंग के लिए, तो स्नैपचैट जो आपका ऐप है इसमें स्ट्रीक्स नाम की सुविधा एक उपलब्ध है, ठीक है। तो जो स्नैपचैट चलाते हैं उनके लिए बढ़िया क्वेश्चन है, उनका तो बन गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम में थी, ठीक है। हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ही आसान, कांचीपुरम में इनकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी एफएसबी क्या करता है? ठीक है, यह विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, अपने सदस्य देशों को विदेशी मुद्रा का भंडार देता है, या दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों को नियंत्रित करता है, या वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। बताना है हमें करेक्ट आंसर। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये एफएसबी का काम है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुने गए हैं? तो जहां जीएसटी की बात आएगी, ब्रांड एम्बेसडर की बात आएगी, तो अमिताभ बच्चन जो है वो आपके करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा, देखिए इसमें जो आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच की लाइन है, उसे हम एक्चुअली में मैगिनोट लाइन बोलते हैं, लेकिन यहाँ मैगिनोट ऑप्शन में नहीं है, तो हो सकता है इसका कोई दूसरा नाम हो। तो दूसरा जो ऐसा मुझे लगता है इसका अगर कोई दूसरा नाम है, तो मुझे के डब्ल्यू लाइन लग रहा है। हालांकि इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए, लेकिन के डब्ल्यू लाइन, मेरे हिसाब से के डब्ल्यू लाइन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बाकी हम देखेंगे जब आंसर की आएगी। नेक्स्ट है, विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? तो विदेश व्यापार महानिदेशालय जो है वो आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है, ठीक है। विदेश मंत्रालय मत करिएगा, गलत हो जाएगा। ये आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंडर आता है, ठीक है। किसके? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंडर आता है। नेक्स्ट है हमारा, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? तो देखिए, जो आपके लेंथेनाइट्स होते हैं, ठीक है, और एक्टिनाइट्स जो होते हैं, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो होते हैं आपके न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। और यूरेनियम जो है वो आपका, यूरेनियम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा हम यूरेनियम से बनाते हैं, ठीक है, यूरेनियम से। नेक्स्ट है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो नोएडा है जो है वो आपका किसके अंतर्गत आता है? आसान क्वेश्चन है, नोएडा जो है यूपी के किस जिले में? आपके गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर आता है, ठीक है, गौतम बुद्ध जिले के अंदर। नेक्स्ट है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, ये हम करेंगे। विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं हम? दिवस हम मनाते हैं 9 अक्टूबर को, ठीक है, 9 अक्टूबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 अक्टूबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 अक्टूबर को मनाते हैं।
नेक्स्ट है जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय के प्रमुख कौन है? तो गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है? गृह मंत्री होते हैं। तो हमारे गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री है अमित शाह। तो अमित शाह, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, बहुत ही आसान आपका 1885 में, ठीक है, 1885 में हुई। हो सकता है नेक्स्ट जो आपकी शिफ्ट है उसमें पूछ ले कि कहां पर हुई थी, ठीक है, कहां पर हुई थी, ठीक है, तो आपको पता है कहां पर हुई थी, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज, ठीक है। किसने अध्यक्षता की थी? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, ये याद होना चाहिए, ठीक है, एनी बेसेंट थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू थी, ठीक है, सरोजनी नायडू थी, ठीक है, सरोजनी नायडू थी। ये सब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत का पहला हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? पहला हवाई अड्डा कहां बना था? तो पहला हवाई अड्डा बना था मुंबई में, बॉम्बे में, ठीक है, पहला हवाई अड्डा हमारा बना था, पहला एयरपोर्ट यहां बना था। नेक्स्ट है भारत में व्यवस्थाओं के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम लिमिट क्या है सेवाओं यानी सर्विसेज के लिए? तो देखिए यहाँ पर स्पेशल स्टेट का नहीं पूछा गया है, नॉर्मल अपना पूछा गया है। तो नॉर्मल के लिए जो है वो 20 लाख होता है। अगर स्पेशल पूछा होता तो 10 लाख आपका गुड्स के लिए होता और 20 लाख जो है वो सर्विसेज के लिए होता, ठीक है। तो 20 लाख यहाँ पर हो जाएगा आपका, क्योंकि स्पेशल केस यहाँ पे नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग करके हैकर अपने खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा देखेंगे आंसर की दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग करके हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो ये होता है आपका क्या, ये हो जाता है आपका तो जो है देखिए कैट फिशिंग भी होती है, इमेज फिशिंग भी होती है, लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि इमेजेस की बात हो रही है तो हम इमेज फिशिंग पे जाएंगे और ये आपका करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है आपका, कहीं भी आपको भटकना नहीं, इमेज फिशिंग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया क्रोएशिया की जो राजधानी है वो जागरेब है, ठीक है, जागरेब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? ठीक है, आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ने में जो सूचना साझा करना है वो किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो हमें देखना है ऑप्शन, यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है, या अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार करता है, या अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है, या यह सेना की क्षमताओं को मजबूत करता है। इसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है। इसमें अगर आप देखें कह रहा है कि थोड़ा इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी देख लें कि इन व्हाट वे डज इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिकम इंपॉर्टेंट इन फाइटिंग टेररिज्म, मतलब आतंकवाद से लड़ने में जो है सूचना साझा करना, जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट है? तो पहला है कि आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमले को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है, ठीक है, कि मतलब इट अलाउ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस टू कोऑर्डिनेट अटैक्स मोर इफेक्टिवली। तो भाई हम ऐसे कैसे बात कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट करेगा अटैक्स टेररिज्म के फेवर में? ये तो हो गया ना, हमें फेवर में बात नहीं करनी है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। दूसरा, इट इम्प्रूव्स रिलेशन विद अदर कंट्रीज, रिलेशन इंप्रूव करने में इंफॉर्मेशन शेयर करने का कोई उसमें लॉजिक नहीं है। दूसरा हालांकि वो सेकेंडरी हो जाएगा, प्राइमरी नहीं होगा। नेक्स्ट है इट स्ट्रेंथन द मिलिट्री कैपेबिलिटीज, करेगा लेकिन वो भी एक तरीके से सेकेंडरी हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप सी ऑप्शन देखें कि इट अलाउज अथॉरिटीज टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट्स मोर क्विकली। देखिए जब हम एक दूसरे से, जैसे हमारा कोई पड़ोसी देश है या कोई कंट्री है, ठीक है, जो दूर भी है हमसे, पड़ोसी नहीं, हमारे संबंध उसके अच्छे हैं, ठीक है, और उसने हमें इंफॉर्मेशन दे दी कि पाकिस्तान हमारे ऊपर फला फला दिन अटैक करने वाला है ऐसी ऐसी जगह, ठीक है, तो हम उस थ्रेट को जल्दी एनालाइज कर लेंगे और अपने लिए जो मेजर्स हैं, ठीक है, जो सुरक्षा के जो पैमाने हैं वो ज्यादा और डेवलप कर लेंगे। तो सी ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इसलिए हेल्पफुल है कि हम खतरों को जल्दी से जल्दी पहचान लें और फिर उसके बाद से जो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो कर सकें। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है, ना कि बाकी के ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थंडर ड्रैगन हम भूटान को जानते हैं, ठीक है, भूटान को हम इस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो आपको पता है इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ये सब सोशल मीडिया है। गूगल एक आपका जो है वो नेट सर्फिंग की साइट है, ठीक है, गूगल जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण
संवर्ध त्वरित यूट्रोफिकेशन है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन जो है किस तरह में आता है, तो यूट्रोफिकेशन जो है वो आपका वाटर पोल्यूशन में आता है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन जो है वो वाटर पोल्यूशन में आता है। नेक्स्ट है 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान, डीमोनेटाइजेशन के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो उस समय गवर्नर थे आपके चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है, अब आप जब पढ़ेंगे कि 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट शिफ्ट है उसमें आपको याद रखना है कि 2016 में जो हुआ उसमें कौन थे, और यहाँ पे आपसे देखिए 1946 वाला पूछ लिया है। ठीक है, 1946 वाला पूछ लिया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है, यानी कि डीपीएसपी से संबंधित है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो आपको पता है कि वन में क्या है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, दूसरे भाग में क्या है आपका सिटीजनशिप है। ठीक है, तीसरे भाग में आपका फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, और चौथे भाग में क्या है डीपीएसपी है, और 4 के ए में क्या है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो भाग क्या हो गया, भाग आपका 4 हो गया। ठीक है, भाग 4 आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई, अ लाइफ मिस स्पेंट लिखी है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इनकी बुक है। ठीक है, नेक्स्ट है आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है, तो देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन, कई बार पढ़ा है कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, नेक्स्ट है रमन सुब्बा राव जिनका हाल में निधन हो गया है, वो किस खेल से जुड़े थे। ठीक है, रमन सुब्बा राव ये जुड़े थे आपके किसके, क्रिकेट से। ठीक है, किससे, क्रिकेट से जुड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत ये पेनिनसुलर इंडिया है, सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है, और इंडिया की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो आपकी गंगा हो जाएगी। ठीक है, गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो वो गोदावरी हो जाएगी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी और इंडिया की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है, और इसे हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, दक्षिण की गंगा। चलिए नेक्स्ट है एनएचआरसी का पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 1985 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, तो इसको घोषित किया गया, आपको कई जगह आंसर नहीं मिला होगा लेकिन यहाँ आपको सारे आंसर करेक्ट मिलेंगे। देखिए नहीं आता होगा तो नहीं आंसर दूंगी, और आता होगा तो करेक्ट ही आंसर दूंगी। ठीक है, तो युवा यूथ वर्ष घोषित किया गया है, इंटरनेशनल ईयर फॉर यूथ। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए रिसर्च से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स, रिसर्च मेथड्स अलाउ फॉर इन डेप्थ एंड फर्दर प्रोबिंग एंड क्वेश्चनिंग ऑफ रिस्पोंडेंट बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्सेस। ठीक है, ये हमें बताना है कि अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। तो अनुसंधान की कौन सी विधि है, वो क्वालिटेटिव मेथड है, क्वांटिटेटिव मेथड है, मिक्स मेथड है, या एक्शन रिसर्च मेथड है। हमें बताना है वो कौन सा मेथड है जो उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। देखिए क्योंकि आप सब 12th पास होंगे, कुछ ग्रेजुएट होंगे, तो मैं बता दूं रिसर्च का क्वेश्चन है, और इन डेप्थ जहां पर आ जाता है ना, इन डेप्थ वर्ड, तो इन डेप्थ वर्ड आपका केस स्टडी के लिए यूज होता है। केस स्टडी, हालांकि यहाँ केस स्टडी की बात नहीं हो रही, लेकिन इन डेप्थ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं केस स्टडी में होता है, और वो क्वालिटेटिव होती है। तो यहाँ पर आपका जो क्वालिटेटिव है यानी जो गुणात्मक है वो करेक्ट आंसर होगा, गुणात्मक आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, गुणात्मक आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, कहीं और मत जाइए, सिर्फ सफलतागंज पर देखिए एनालिसिस, टू द पॉइंट आपको एनालिसिस मिलेगी, कोई बकवास नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है बीआरआई का पूरा रूप क्या है। ठीक है, इसका पूरा रूप है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिनके लिए वो काम करते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जो उसमें काम करते हैं, इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्पीयर फिशिंग है। स्पीयर फिशिंग, स्पीयर फिशिंग जो है इट ट्राइज टू ट्रिक स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स इनटू जियोपार्डाइजिंग द सिक्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क फॉर, जिसमें वो काम करते हैं। ठीक है, उसमें उन संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालना क्या होता है, स्पीयर फिशिंग होता है, स्पीयर फिशिंग। ठीक है, एकदम सही जवाब है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी, तो जुलाई 2000 में पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई थी। नेक्स्ट है वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रस्थापित किया गया था। बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन, 2006 में जो है इसको रिप्लेस किया गया था, 2006 में। नेक्स्ट है अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो ये रस कुक हैं, रस कुक, याद रखिएगा इनका नाम। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाई है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो भारत के अलावा पाकिस्तान में बासमती खेती होती है, बासमती राइस की एक प्रजाति है, वेराइटी है, तो पाकिस्तान इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वर्ली चित्रकला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ली आपकी महाराष्ट्र में होती है, ठीक है, वर्ली आपकी महाराष्ट्र में होती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें आपकी पिथौरा होती, हो सकता है पिथौरा आ जाए, पिथौरा पेंटिंग आती है, ठीक है, गोंडी पेंटिंग आती है, गोंडी, ठीक है, गोंडी चित्रकला आती है। चलिए वर्ली फिलहाल महाराष्ट्र की है। इसके अलावा मधुबनी, मधुबनी याद रखना है, मधुबनी कहाँ? ये बिहार में होती है, ठीक है, बिहार में, बिहार में। चलिए नेक्स्ट है आपका चिकनकारी। देखिए चिकनकारी से आ गया, पारंपरिक कढ़ाई शैली है कहाँ की? तो आपका लखनऊ में इसकी उत्पत्ति हुई है, लखनऊ फेमस है चिकनकारी के लिए। नेक्स्ट है महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? ठीक है, जीएस का अंतिम क्वेश्चन। तो समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण महासागर के जल के अम्लीकरण का प्रमुख कारण है। प्राइमरी कॉज ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन, ये क्या है? ये जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 बाय सी वाटर है। तो इस तरीके से आपका जो जीएस के क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब हम अपने मैथ रीजनिंग पे आएंगे, देखेंगे जो पहले मिलेगा वो करेंगे, ठीक है। तो एक एक आंसर मैंने आपको बताया, एक एक आंसर करेक्ट है, ठीक है। शायद वो के लाइन वाले में मुझे बस एक डाउट है, KW लाइन वाले में, अदरवाइज मुझे किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे जीएस के क्वेश्चंस के भी आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, राइट। हम मैथ से ही स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से ही कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से। आप कहेंगे ऊपर नीचे क्यों? देखिए जीएस हिंदी के लिए जल्दी रहती है, क्योंकि मैथ्स में तो रीजनिंग में आपने जो सॉल्व किया आंसर अगर मिल रहा है तो वो लगभग करेक्ट ही होता है, लेकिन जीएस और हिंदी में थोड़ा सा रहता है कि जो लगाया है वो करेक्ट है कि नहीं, इसमें डाउट रहता है। चलिए तो इसमें मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगी, सीधे आंसर बताऊंगी, क्योंकि सॉल्व कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हालांकि इसके लिए भी सेशन आएगा, आपको प्रॉपर एक एक सॉल्व करके भी बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो अब आप किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हैं? तो बताना है हमको। तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हैं। देखिए इतना टाइम नहीं है, अभी सबको एनालिसिस चाहिए, सबको सिर्फ देखना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट है एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर जो है वो करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है आपका डीआई का क्वेश्चन, देखिए है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से डीआई का क्वेश्चन है, तो इसको करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में देखिए आपको ये दे रहा है, आपको इस तरीके से आपको पाई डायग्राम दे रहा है और पूछ रहा है संस्थान एसपी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या संस्थान टीआर से निम्नांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच में अंतर क्या है? तो अंतर पूछ रहा है, ठीक है, अंतर ये पूछ रहा है। का जो करेक्ट आंसर है वो है 399। जब आप निकालेंगे तो 399 जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, 399। चलिए नेक्स्ट हमें जो है रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स आपके मिक्स हैं। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है कथनों को पढ़िए और निष्कर्ष निष्कर्ष के संबंध में सही विकल्प का चयन करिए। कथन है कि ट्रे टेबल टेनिस खेलती है, दूसरा कथन है कि टेबल टेनिस एक कठिन खेल है, और तीसरा ट्रे एक कठिन खेल खेलती है। उपयुक्त कथनों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो है वो है आपका आंसर कि जो बताया गया निष्कर्ष है वो निश्चित रूप से सही है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, निश्चित रूप से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है? हमें बताना है कि कौन सी आकृति जो है वो बाकी आकृतियों से अलग है, ठीक है। तो बाकी आकृतियों से अलग है आपका गोला, ठीक है। देखिए बाकी सब में क्या होता है, बाकी सब में ये सब आपकी गोला जो है वो स्फीयर जो है वो सॉलिड है, बाकी सब आपकी सॉलिड नहीं है, ठीक है। एक तरीके से ये 3D है, सॉरी सॉलिड बोल रही हूँ, 3D हो जाएगी ये 3D, ठीक है। गोला जो है आपकी 3D हो जाएगी, बाकी सब 2D है, बाकी सब 2D है, बाकी जो आपका गोला है वो 3D हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है, किसी निश्चित कूट भाषा में स्क्रैबल को ये लिखा गया है, तो उसी भाषा में स्टंड को किस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, स्टंड को कैसे लिखा जा सकता है हमें बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 192021141454। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा कि वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है हमें बताना है कि निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है। राइट, तो निर्मला का उस महिला से संबंध है कि वो उसकी क्या है, बुआ है। ठीक है, क्या है, बुआ है। राइट, बुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला अक्षर क्या है, पी क्यू टी। ठीक है, तो पी क्यू टी के बाद क्या होगा, आर एस टी, पी क्यू टी के बाद यू आएगा, तो यहाँ पर यू करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड से संबंधित हैं। ठीक है, तो पर्दे यानी कि कर्टन्स फैब्रिक से बने होते हैं, तो ब्लाइंड्स आपके ब्लाइंड्स किससे बने होते हैं ये हमें बताना है, ब्लाइंड्स बताना है। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कवर्स। ठीक है, कवर से बने होते हैं। ठीक है, कवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10, साबुन का संबंध साफ सफाई से उसी तरह इत्र का संबंध किससे है। तो साबुन गंदगी को साफ करता है, तो इत्र क्या है, इत्र जो है वो आपको भाई सुगंधित होता है, तो दुर्गंध यानी गंध को दूर करता है। ठीक है, गंध को दूर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। 11 कह रहा है कि यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं, तो अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं ये हमें बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा खड़े हैं किधर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी कि उत्तर पूर्व की तरफ आप मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, काफी लंबा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, 70 विद्यार्थी इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं, 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम खेलना, इसके अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर और आउटडोर दोनों खेलना पसंद करते हैं, 18 को वीडियो गेम और आउटडोर खेलना दोनों पसंद है, 42 को वीडियो गेम और इंडोर गेम खेलना पसंद है, अतः 8 को सभी प्रकार के गेम खेलना पसंद है। वेन आरेख का उपयोग करके उन छात्रों को ज्ञात कीजिए जो केवल आउटडोर खेल खेलते हैं। ठीक है, तो कितने छात्र ऐसे हैं जो केवल आउटडोर खेल खेलते हैं, इसका करेक्ट आंसर है 35। 35 छात्र ऐसे हैं जो केवल आउटडोर गेम खेलते हैं। क्या खेलते हैं, केवल आउटडोर गेम खेलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। पूछ रहा है, ठीक है, श्रृंखला में लुप्त ए बी ज्ञात कीजिए और बी प्लस ए का मान बताइए। तो यहाँ से आप जब निकालेंगे तो ए और बी का, तो ए का मान यहाँ पर आएगा आपका कुछ 64 और यहाँ पर बी का आएगा 100, तो ये 164 हो जाएगा मिला के बी प्लस ए। तो 164 आपका करेक्ट आंसर होगा, 164 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 164, 164। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो देखेंगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 720। ठीक है, 720 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 15 जो है उसमें जो आपका है आंसर वो होगा आंसर डी, यानी कि 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर निकलेगा आपका 1। ठीक है, 16 पे आएंगे। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 कह रहा है दिए गए संयोजनों में पैटर्न देखते हुए आप क्वेश्चन मार्क द्वारा निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा GW12H। ठीक है, ये आंसर जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें जो गायब संख्या है जो क्वेश्चन मार्क पे है वो हमें बताना है। तो ये जो होगा ये हो जाएगा आपका 49, यहाँ पर आंसर होगा आपका 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है 49, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस शब्द के किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। तो देखिए आपका C, LMNO, एल के बाद ओ आता है तो ये गलत हो जाएगा।
आपका ए बी सी डी ई एन वी एल ओ एल एम एन ओ पी क्यू आर एस ये है। लेकिन आपका देखिए ए बी सी डी ई आया, ई के बाद जी एच आई जे, देखिए एन के बाद ई थोड़ी ना आएगा, ई तो पहले ही आ जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ए डी, ठीक है, ओ पी क्यू आर एस, ए डी और आर, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो एस बाद में आ रहा है, लेकिन एस के बीच में आपका ओ और पी, तो ये नहीं होगा। लेकिन बी आप देखेंगे ना, तो बी आएगा, ए बी बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ के बाद ओ, पी एम एन ओ पी, पी के बाद क्यू आर एस, तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न का हमें उत्तर देना है। तो नौकरी पेश नियोजित लोग, पिछड़े लोग, शिक्षित लोग। नेक्स्ट है, पिछड़े माने जाने वाले व्यक्ति कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं हैं, ये हमें बताना है कि पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं हैं। तो देखिए पिछड़ा जो है आपका, का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 22, यानी कि 22 जो है वो करेक्ट है, ठीक है, 22। नेक्स्ट हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में 0.05 आपका जो है आंसर हो जाएगा, क्या होगा 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। 21 का क्या आंसर है, 21 का आंसर है आपका सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 6, 7, 8 और 9 से जो विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 504, ठीक है, 504 ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है। हानि प्रतिशत बताना है। हानि प्रतिशत आपका कितना हो जाएगा, तो 25% यहाँ से निकल आएगा, कितना आएगा 25%। नेक्स्ट है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपए में 5 संतरे की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लॉट को 20 रुपए में 9 की दर से बेचता है, उसका हानि या लाभ प्रतिशत हमें बताना है, ठीक है। तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है, तो उसको जो है आपका 1 सही 19/81 की जो है हानि होगी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दो प्रकार के चावल, एक 11 रुपए प्रति किलोग्राम और एक 21 रुपए प्रति किलोग्राम है। 70 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिश्रण प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात कीजिए जो हमें मिलाना होगा, ठीक है, किस अनुपात में उन्हें मिलाना होगा ये हमें बताना है। तो हमें उन्हें 2:3 के अनुपात में मिलाना होगा, 2:3 में मिलाना होगा। नेक्स्ट है, 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाती है। तो ये इसका आंसर होगा 8 वर्ष। 8 वर्ष में जो है धनराशि दुगनी हो जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या है। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 100, ठीक है, 100 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 9 पुरुष और 18 महिलाएं उस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ उस काम को करें तो वो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, बताना है हमें। तो वो 60 दिनों में इस काम को पूरा कर लेंगे। क्या होगा आंसर, आंसर आपका 60 होगा, तो 60 दिनों में वो इस काम को पूरा कर लेंगे। 60 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर पर घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। यदि तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 120 मीटर यहाँ पर निकल आएगी। 120 मीटर जब सॉल्व करेंगे तो 120 मीटर यहाँ पर निकलेगी। नेक्स्ट है, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय हमें बताना है। तो समय होगा आपका 6.7 सेकंड, कितना 6.7 सेकंड। नेक्स्ट है, निखिल और रितु की आय 2:1 के रेशियो में है। वो 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 है उनकी, तो मासिक आय दोनों की हमें निकालनी है। तो जो मासिक आय है वो 28,000 और 14,000 ये निकल आएगी, 28,000 और 14,000, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है।
और एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है, वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या था? तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत जब आप निकालेंगे तो 22% निकल आएगा। ठीक है, 22%। नेक्स्ट है, एक निश्चित धनराशि को 2 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज 1600 है। 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे आप तो आपका 2522 रुपए आएगा। 2522 रुपए यानी 2522 रुपए आएगा। नेक्स्ट है, 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक 15% प्रति वर्ष की दर से 73,000 रुपए पर साधारण ब्याज कितना है? तो कितना है? तो इस पे हो जाएगा आपका 10,950। कितना? 10,950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 475 अंकित मूल्य है और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है? तो कितनी छूट है हमें बताना है। तो जूते की एक जोड़ी पर 71.25 रुपए जो है वो छूट आएगी। नेक्स्ट है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 3420 रुपए देता है, 34,020 रुपए देता है, तो अंकित मूल्य कितना हमें बताना है। 34,020 रुपए देता है तो अंकित मूल्य आपका है कितना? 35,000। कितना? 35,000 जो है वो अंकित मूल्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। यदि x और 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0 का औसत m है, तो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा? तो ये हमें बताना है। तो ये होगा 2m स्क्वायर माइनस 1। 2m स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट है, यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर हमें बताना है। ठीक है, पहली और अंतिम संख्याओं का जो अंतर है वो 16 निकल के आएगा। यहाँ से मैच कर सकते हैं आप, आपका आंसर सही है कि नहीं। तो 16 निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। तो चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? तो चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य 40 रुपए था। ठीक है, 40 रुपए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे आएंगे। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। नियमित विंच फलक यानी इकोसॉहेड्रोन है। तो आप इसे एक ऐसे समतल प्लेन पर काटते हैं जो इसके 6 फलकों यानी फेसेस को काटता है। तो परिणामी अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा? तो ये जो होगा आपका, ये आपका पंचभुज या पेंटागन हो जाएगा। पेंटागन इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पंचभुज यानी पेंटागन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। तो जो गलत संख्या है वो क्या है? वो आपकी जो है 21 जो है वो गलत संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में व्यवस्थित घनों यानी क्यूब की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो क्यूब की संख्या जब आप निकालेंगे तो वो 24 निकल कर आएगी। ठीक है, कितना? 24। ठीक है, 24 निकल कर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन में जब आप देखेंगे कि कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है। योगफल 78 है, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से 78 कर दिया, ठीक है, और इसका अगर आप औसत निकालेंगे तो ये 26 आ जाएगा। तो बीच की संख्या 26 हो जाएगी। उसके पहले सम संख्या 3 क्रमागत सम संख्या कह रहा है, तो 26 और ये 28 हो जाएगी। तो कह रहा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी 28 है, दूसरी सबसे बड़ी कितनी? 26 हो जाएगी। तो 26 आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विषम को चुनिए, ऑड वन आउट हमें चुनना है। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए जेड होगा। सी ऑप्शन जो ए जेड है वो करेक्ट है। सी ऑप्शन ए जेड ये करेक्ट है। चौथा जो है वो आकृति का क्वेश्चन है। आकृति का क्वेश्चन है, आकृति में हमें बताना है दर्पण पर रखा गया है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, एक्स वाई पर रखा गया है। तो क्या इसका मिरर इमेज बनेगा? तो इसका मिरर इमेज जो बनेगा वो सी बनेगा। ठीक है, सी जो है ये आपका मिरर इमेज बनेगा। राइट, सी जो है ये मिरर इमेज बनेगा। नेक्स्ट है, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो त्रिभुज की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, त्रिभुज की संख्या कितनी है? त्रिभुज की संख्या यहाँ पर देखेंगे, आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है? क्या जो है वो यहाँ पे 16 हो जाएगी। कितना? 16 हो जाएगी। ठीक है, 16 हो जाएगी। नेक्स्ट है, अनीश की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ठीक है, अनीश वाला जो ये क्वेश्चन है, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो इसका जो है आंसर देना है। ठीक है, इसका वह महिला अनीश से किस प्रकार से संबंधित है? तो अनीश की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ, मतलब अनीश की माँ,
ठीक है, मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ठीक है, तो वो हो गया क्या, अनीश की माँ, ठीक है, अनीश की माँ, माँ जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 4 लोग 1 2 3 4, राइट, ये क्वेश्चन है आपका। 4 लोग हैं, ये अलग अलग फल चुराते हैं, सेब, केला, चेरी और खजूर। जिस व्यक्ति ने सेब चुना वह केला चुनने वाले के व्यक्ति के बगल में है, ना कि उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना। जिस व्यक्ति ने चेरी चुनी है वह उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना है। तो हमें सही बताना है, सही संयोजन बताना है, सही हमें सीक्वेंस बताना है, ठीक है, सही सीक्वेंस बताना है। तो पहला आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले क्या होगा, अ, आपका सेब, केला, खजूर और चेरी, ठीक है, सेब, केला, खजूर और चेरी होगा। तो ये इस तरीके से आपका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, सेब, केला, खजूर और चेरी, सेब, केला, खजूर और चेरी, ठीक है। नेक्स्ट है आकृति में, पहली आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो ये हमें बताना है कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है इस तरीके से, कि वो होगी ये वाली आपकी, ये सी वाली जो है, ये सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। असमान हमें बताने हैं, इनमें से असमान कौन है। तो असमान संख्याएं जो हैं वो जो आंसर निकल के आएगा, देखिए ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, लेकिन ये 3 का तो ये जो है क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, तो ये असमान है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख या सेट माताओं और माता पिता जनक के बीच में सही संबंध को दर्शाता है। तो जो सी आपका वेन आरेख है वो सही दर्शाता है। नेक्स्ट है, इसे पूरा करना है, सादृश्य को पूरा करना है, एनालॉजी को। दस्ताने हाथ में पहने जाते हैं, तो मोजे कहाँ पहने जाते हैं, मोजे आपके पैर में पहने जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मोजे आपके पैर में पहने जाते हैं। नेक्स्ट है अगेन एनालॉजी का क्वेश्चन, कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में सफर करता है या जाता है, तो गोताखोर किस में जाता है, तो गोताखोर आपका किस में जाएगा, पनडुब्बी में जाएगा, आपका सबमरीन में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है, एक सिलेंडर को उसके अक्ष पर 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल प्लेन द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, परिणामी अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन के बारे में हमें बताना है, का आकार क्या है, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन का आकार क्या है हमें बताना है। जब आप इसका क्रॉस सेक्शन करेंगे तो ये दीर्घ वृत्त इसका आंसर होगा। ये किसमें कटेगा, तो ये दीर्घ वृत्त में कटेगा, किसमें, दीर्घ वृत्त में कटेगा, किसमें, दीर्घ वृत्त में कटेगा, राइट। तो और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा आपका, कैट के का कोड डीबीयू है, तो डॉग का कोड क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ईपीएच, ठीक है, ईपीएच आपका जो है वो करेक्ट होगा, क्या होगा, ईपीएच जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें बताना है, कोड के अनुसार अंक 0 1 2 3 4 को क्रमशः ए बी सी डी ई द्वारा दर्शाया गया है, तो बी प्लस ई माइनस डी प्लस ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो 0 है ए, बी है 1, सी है 2, डी है 3 और ई है 4। तो बी प्लस ई हमें बताना है, तो बी क्या है, बी है 1, ठीक है, यहाँ 1 लिख लिया, और ई क्या है, ए बी सी डी ई, ई है आपका 4, तो 1 प्लस 4 यानी कि 5 हो गया, और माइनस डी प्लस ए, डी क्या है 3, प्लस आपका ए क्या है 0, ठीक है, 3 प्लस 0 आ जाएगा आपका प्लस का 3, तो 5 माइनस 3 आ जाएगा क्या, 2, और भी प्लस का 2 आएगा क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हैं, तो 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ठीक है, 3 6 18 72 और 360 और उसके बाद, ठीक है, 360 और फिर उसके बाद हमें बताना है क्या होगी, ठीक है, 360 के बाद हमें बताना है, उसके बाद होगी आपकी ये 2160, क्या होगी 2160, राइट। नेक्स्ट है, 6 सदस्यों का एक परिवार है, ठीक है, और ए बी सी डी ई एफ 2 विवाहित जोड़े हैं, डी एक शिक्षिका है और ई का पिता है, डी एक शिक्षक है और ई का पिता है, एफ ई की दादी और एक गृहिणी है, सी एक वकील है और ए से विवाहित है, बी पुरुष नहीं है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो ये बताना है कि ये आपका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आप जान लीजिए, आंसर इसका माँ होगा, ठीक है, इसका जो आंसर है वो माँ होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मदर होगा, राइट, इसका जो आंसर है वो माँ होगा। चलिए
तो इस तरीके से मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी हुए। हम देख लेते हैं एक बार हमारा कुछ छूटा तो नहीं है, हम देख लेंगे हमारा कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है। तो ऊपर से तो हमारा कोई क्वेश्चन इधर नहीं छूटा है, हम करते चले आ रहे हैं, राइट। ये हम करते चले आए, क्वेश्चन नंबर 1 से हमने डायरेक्टली किया है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम करते चले आए 36, 40, 41 और 45, और इस तरीके से 50, 52, 54, यस हिंदी आ गई। हिंदी के हमने सारे किए, हिंदी के किए, हिंदी के बाद हमने किए आपके गद्यांश, ये रिपीटेड था, ठीक है, ये हुआ, और उसके बाद हमने यस। अभी बाकी है हमारा, अभी यहाँ से हमारा क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, 95 से हमारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं। और 95 से कहाँ तक है, 95 से आपके 113 से शायद आपके स्टार्ट थे जीएस के, यस। अभी 95 से हमारे क्वेश्चन बाकी हैं। अभी रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन बीच में बाकी हैं, इनको भी हम करेंगे, ठीक है, इनको भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसमें है कि एक व्यक्ति ने घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, यदि उसे 35% कम में खरीदता और 732 कम रुपए में बेचता तो 36% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? घोड़े का क्रय मूल्य, क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका DIRGGVM, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बताना है कि एक कक्षा में सांबू ऊपर से 10वें और नीचे से 36वें स्थान पर है, कक्षा में कितने छात्र हैं? तो कक्षा में आपके 45 छात्र होंगे, ठीक है, 45 छात्र निकल कर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। के एल की पत्नी है और एम एल की बहन है, एन के की बेटी है, जबकि ओ एम की माँ है, तो ओ का के से क्या संबंध है? तो ओ का के से संबंध है मदर इन लॉ का, ठीक है, मदर इन लॉ का संबंध है। नेक्स्ट जो है वो है कि श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब आप देखेंगे, इसे आप डिकोड करेंगे तो अगली संख्या जो है वो 5040 आएगी, 5040 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दी गई श्रृंखला में विषम यानी बेमेल ऑड वन आउट करना है। तो इसके बाद जो आपका आएगा ऑड वन आउट, ये सारे ही आएंगे, देखिए 474, 478 और 466, लेकिन 472 जो है वो बेमेल है आपका, ठीक है, बेमेल है आपका। नेक्स्ट है एक बस, एक जो बस है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यात्रा पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, तो दूरी कितनी है? दूरी है आपकी 250 किलोमीटर, ठीक है, और चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और पूछ रहा है समय। तो हम सभी को पता है कि जो चाल है, ठीक है, जो एस है बराबर दूरी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो टाइम जब निकालेंगे तो वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस 250 है, और जो चाल है वो 50 है, कन्वर्ट भी नहीं करना है हमें। तो 5 आवर्स इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 आवर्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या कौन है? हमें बताना है लुप्त संख्या कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए 3 इंटू 6 18 होता है, ठीक है, 18 इंटू 5, ठीक है, इंटू 6 इंटू 5 18 × 5 = 90 होता है, 9 चौक 36 यानी इंटू 4 किया है, ठीक है। और 36 को जब 360 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1080 आएगा। 1080 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160 आएगा। तो 2160 को अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2160 ही आएगा, और फिर जब 2160 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पर 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2160 ही आएगा। लॉजिक क्या था ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है कि श्रृंखला में अगली संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी? श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी? तो इसमें जो होगी वो 171 होगी, ठीक है, क्या होगी? 171। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसेक्ट को इस तरह से कोड किया गया है, हाउस फ्लाई को इस तरीके से कोड किया है, तो बटरफ्लाई को किस तरीके से कोड करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा आपका, ठीक है, मैच कर लीजिएगा, ए ऑप्शन होगा आपका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, है आपका यदि 95474 को KGFIF लिखा जाता है तो इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन JDCFE, ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ABC का औसत वजन 60 किलोग्राम है, यदि AB का औसत वजन 30 किलोग्राम है, BC का 70 किलोग्राम है, तो B का क्या होगा? तो B का वजन आपका 20 किलोग्राम होगा। कितना होगा? 20 किलोग्राम। नेक्स्ट है 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं। तो वेन डायग्राम से हम बता सकते हैं कि कोई भी दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो वो है आपकी 15, ठीक है, 15 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका
ये पाई चार्ट का है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को, चार्ट को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 5892 करोड़। कितना आएगा? 5892 करोड़। ठीक है, चलिए फिर से अगेन रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए आपके। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का है, ये भी रीजनिंग का है। यस, तो 3-4 क्वेश्चन और है, उसके बाद हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखेंगे रीजनिंग का क्वेश्चन। हम क्वेश्चन है कि y x के पूर्व में है जो z के उत्तर में है, यदि p z के दक्षिण में है तो p y के किस दिशा में है? तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रृंखला में हमें गलत संख्या ज्ञात करनी है। तो गलत संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी 1782। आंसर आपका 1782 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक लड़की ने एक लड़के को परिचय देते हुए कहा कि यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। लड़का लड़की से क्या संबंध रखता है? तो वो हो जाएगी उसकी बहन। ठीक है, बहन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जो आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि पश्चिम दिश को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए तो उत्तर को किससे बदल दिया जाएगा? ठीक है, देखिए यहाँ पर है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम। ठीक है, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ है। ठीक है, यानी जो साउथ वेस्ट है, सॉरी ये तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, एक सेकेंड। यस, ये रहा, ये जो साउथ वेस्ट है, अगर ये जो साउथ वेस्ट है इसको पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए, मतलब ये यहां चला जाए और ये वेस्ट यहां आ जाए। ठीक है, इस तरीके से हो जाए, यहाँ वेस्ट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर साउथ वेस्ट हो जाए। तो फिर ये पूछ रहा है कि नॉर्थ क्या होगा? ये जो नॉर्थ है ये क्या बन जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो देखिए इधर का इधर गया। ठीक है, तो इधर का इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ से जब जाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट जब इधर चला जाएगा, नॉर्थ इधर आ जाएगा, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका जो है उत्तर पश्चिम जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा सेट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आगे मैंने आपको जीएस के भी करा रखे हैं पूरे। ठीक है, और रीजनिंग और मैथ्स भी आपका हो गया है। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कितने आपके आंसर सही हुए। ठीक है, कितने आपके बन रहे हैं और कितने क्वेश्चंस के आपके आंसर सही हुए और कितने आपने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, सो दैट आगे जब सारे शिफ्ट के एग्जाम हो जाएंगे तो हम कट ऑफ प्रिडिक्शन भी ला पाएंगे। ठीक है, इसी बेसिस पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आएंगे, तो हम नेक्स्ट शिफ्ट में मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।